Good morning students. Today I am going to teach you class 11th problem solving video. Students, इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस दिए हैं उस वीडियोज़ में अब उसके आगे वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं। अभी जो वीडियोज़ हम बनाए थे उसी में जो भी कन्फ्यूजन है आप मतलब उस वीडियोज़ को मतलब एक समरी बना करके 2-3-4 वीडियो में आपको दिया जा रहा है। आप इस वीडियो को देख करके आप अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी के लिए लग जाइए। तो बच्चों, आज एक नया टॉपिक लिए हैं, ब्रेन जिसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो का मतलब होता है बच्चों ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड। न्यूरो मीन्स ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड का, नहीं मतलब न्यूरो में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों आते हैं। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। कहने का मतलब न्यूरोलॉजी ये ब्रेन की स्टडी करने की एक साइंस है। ब्रेन की जो स्टडी की जाती है वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की स्टडी इस न्यूरोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों, जिसको सेल या यूनिट बोलते हैं, जिसको मतलब इसकी जो यूनिट होती है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या इसी को नर्व सेल भी कहते हैं। ये ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। बच्चों, इसका जो वेट होता है मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। मेल में जो इसका वेट होता है वो 1450 ग्राम होता है और फीमेल में जो भी इसका वेट होता है वो 1350 ग्राम होता है। मतलब आपके ब्रेन का जो वेट है वो फीमेल के वेट से लगभग 100 ग्राम ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारा ब्रेन फीमेल के वेट से अगर 100 ग्राम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ऐसी बात नहीं है। वो वेट चूँकि इनकी बॉडी हैवी होती है इस वजह से उनका ब्रेन भी कुछ ज़्यादा वेट का होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये 1450 ग्राम अगर इनका वेट है और फीमेल का अगर 1350 ग्राम का है तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ये कम इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों, ब्रेन को देखा जाए तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में बच्चों 3 पार्ट दिया गया है। एक थैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस है, एक सेरेब्रम है। और मिड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ आपको मिड ब्रेन के पार्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। और तीसरा है हिंड ब्रेन। इसके भी बच्चों 3 पार्ट होते हैं। पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है जिसको हमने शॉर्टकट में यमो लिखा है, और तीसरा होता है सेरेबेलम। तो बच्चों, इस तीसरे हम आपको जो है इस तीसरे से बताना चालू करेंगे, उल्टा बताना चलेंगे। उसका रीज़न है अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ आपको तीसरे से बताएंगे सेरेबेलम हमारे ब्रेन में। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, ब्रेन चूँकि हमारा सबसे ज़्यादा वर्क करता है इसलिए ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। और ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। लगभग 20% ऑक्सीजन जो है ब्रेन को जाता है, बाकी में पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जाता है। तो हम आपको यहाँ से बताएंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है, सेरेबेलम को क्या कहते हैं, आप इसको देखिए। पहला है सेरेबेलम। बच्चों, सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है लिटिल ब्रेन। इसी को बच्चों ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जीवन का वृक्ष। इसके 2 नाम होते हैं, एक लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाता है, क्योंकि ब्रेन में अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन हमारे
ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, तो ये सेरेबेलम होता है, जो कि यहाँ पीछे पाया जाता है। क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पीछे आदमी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, इसका दो नाम है, लिटिल ब्रेन और ट्री ऑफ लाइफ, इसीलिए इसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष। और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इसके सेरेबेलम के बच्चों 3 फंक्शन होते हैं। पहला है बॉडी बैलेंस। इसका फंक्शन क्या है? पहला है बॉडी बैलेंस। दूसरा है स्पीकिंग। तीसरा है मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट। बच्चों, इसका 3 काम होता है, बॉडी बैलेंस बनाना और स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस बनाता है, मसल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। अब बॉडी बैलेंस को कैसे बनाता है, बॉडी बैलेंस को कैसे करता है? जैसे बच्चों, ये बताया जाता है कि जब आदमी ड्रिंक करता है तो ड्रिंक करने के बाद उसका कुछ समय के लिए उसका ये सेरेबेलम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने से उसका बॉडी बैलेंस गड़बड़ा जाता है, मतलब वो काम करना बंद कर देता है। तो जाहिर सी बात है वो बॉडी बैलेंस उसका खो देता है। इसीलिए जो ड्रिंक करने वाला आदमी होता है, जब वो सड़क पर चलता है तो लड़खड़ाते हुए चलता है, मतलब उसका बॉडी बैलेंस ठीक से नहीं रहता है। दूसरा बच्चों स्पीकिंग। और अगर उसने 100 ग्राम अगर लगा लिया है तो फिर ऐसी लैंग्वेज बोलता है, ऐसी भाषा बोलता है कि वो अपने आप को मोदी से कम नहीं समझता है। तीसरा है बच्चों मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं, रिक्शेवान वगैरह होते हैं, ड्रिंक करने के बाद पता चला वहीं गिरे पड़े हैं, और उनको अगर एक पैर मार भी दिया जाए तो जिस पैर से मारने पर या उनको उठाने पर जिस वे में, जिस करवट वो लेते हैं, उसी में ही वो पड़े रहते हैं। अगर उन नाली में भी उनको गिरा दिया जाए तो नाली में ही पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मसल मूवमेंट काम ही नहीं कर रहा, उनको इतनी क्षमता नहीं है उनके अंदर कि वो उस नाली में से उठ के खड़े हो जाएं या नाली में से बाहर हो जाएं। तो ये जो है बच्चों, ये 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस हो गया, स्पीकिंग हो गया और मसल मूवमेंट हो गया। अब दूसरा आता है बच्चों, दूसरा हमने बताया था मेडुला ऑब्लांगाटा। अब ये मेडुला ऑब्लांगाटा का क्या फंक्शन होता है इसको भी देख लीजिए। जिसको शॉर्टकट में हमने लिखा था यमो, मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा ये बच्चों, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। मीन्स इट कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिएक्शन। ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन में बच्चों 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक वाइटल रिएक्शन होता है, एक असेसरी रिएक्शन होता है। इसमें 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक वाइटल रिएक्शन होता है, वाइटल रिएक्शन, दूसरा होता है असेसरी रिएक्शन। अब बच्चों, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन, चूँकि मेडुला ऑब्लांगाटा 2 रिएक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब इट कंट्रोल द बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक वाइटल रिएक्शन होता है, दूसरा असेसरी रिएक्शन होता है। अब वाइटल रिएक्शन क्या होता है? दीज
रिएक्शंस आर इनवॉलंटरी इन नेचर। वाइटल रिएक्शन क्या होता है? दीज रिएक्शंस आर इनवॉलंटरी इन नेचर बट इन इट्स एब्सेंस बॉडी कैन डाई। यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वाइटल रिएक्शन मीन्स दिस इज द इनवॉलंटरी रिएक्शन बट इन इट्स एब्सेंस बॉडी कैन डाई। यह इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है लेकिन इसकी अनुपस्थिति में आपकी बॉडी जो है मर सकती है। अब कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि वाइटल रिएक्शन के श्रेणी में आता है और जिसकी अनुपस्थिति में आपकी बॉडी मर सकती है? तो इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ब्रीदिंग पहला है, ब्रीथिंग। अगर आप ब्रीथिंग नहीं करोगे तो आपकी बॉडी जो है मर जाएगी या आप डाई हो जाओगे। दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन होने से आपकी बॉडी कैसे डाई हो जाएगी? जैसे अगर अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा शरीर में तो जितने भी विटामिन या मिनरल्स हैं इसी ब्लड के थ्रू ही पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तीसरा है हार्ट बीट। तीसरा है हार्ट बीट। हार्ट बीट में क्या होता है? जैसे आपका हृदय अगर काम करना बंद कर दे, तो अगर आपका हृदय काम करना बंद कर देगा तो स्वाभाविक है आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी, मर जाएगी। और फिर नेक्स्ट है बच्चों एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मीन्स क्या होता है? जो आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अगर ये सभी शरीर के अंदर अगर रह जाएंगे, अगर ये काम करना, एक्सक्रेशन होना अगर बंद हो जाएगा तो आपके शरीर के अंदर ये टॉक्सिक एलिमेंट रहेंगे और टॉक्सिक एलिमेंट होने से चूँकि आपके शरीर में पॉइजन फैल जाएगा जिसके कारण आपकी बॉडी डाई हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों वाइटल रिएक्शन के। और नेक्स्ट है एसेसरी रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ आल्सो इनवॉलंटरी इन नेचर। ये भी इनवॉलंटरी होती है बट इन इट्स एब्सेंस बॉडी कैन नॉट डाई। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में बॉडी मर नहीं सकती है। जैसे स्नीजिंग। स्नीजिंग मीन्स छींक आना। अगर आपको छींक नहीं आएगी तो आप मर नहीं जाओगे। दूसरा है स्नोरिंग। स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना। अगर आप खराटे नहीं लेते हो, आपको सोते समय अगर खराटे नहीं आते हैं तो आप मर नहीं जाओगे। तीसरा है ब्लिंकिंग ऑफ आई। ब्लिंकिंग ऑफ आई। अगर आपका पलक झपकना बंद हो जाएगा तो आप मर नहीं जाओगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि वाइटल रिएक्शन के हैं और एसेसरी रिएक्शन के हैं। तो नेक्स्ट था बच्चों, ये तो आपका दूसरा है मेडुला ऑब्लांगाटा। हमने पहला लिखा था पोन्स। अब पोन्स का क्या वर्क होता है इसको देख लीजिए। पोन्स का क्या वर्क होता है इसको देख लीजिए आप। ये पोन्स जो होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। कहने मतलब स्पाइनल कार्ड से जो मैसेज होता है वो हाइपोथैलेमस को देता है। स्पाइनल कार्ड का जो मैसेज होता है वो पोन्स क्या करता है? वो हाइपोथैलेमस को देता है।
थैलमस। अभी हमने बताया था हाइपोथैलेमस किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का। फर्स्ट ब्रेन यही था, फोर ब्रेन, दूसरा था मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के ये तीन पार्ट होते थे, पहला सेरेबेलम था, दूसरा मेडुला ऑब्लांगाटा था और पहला क्या था, पोंस था। तो बच्चों ये आपके हिंड ब्रेन के वर्क हो गए। अब आता है मिड ब्रेन। अब आता है मिड ब्रेन। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि सेंसरी आर्गन, कितने सेंसरी आर्गन होते हैं, 5 सेंसरी आर्गन होते हैं, जिसमें पहला क्या है, ईयर है, आई है, तीसरा क्या है, टंग है, स्किन है और पांचवा क्या है, नोज है। आई, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज, ये 5 सेंसरी आर्गन होते हैं। इसमें ये पांचों सेंसरी आर्गन में सबके फंक्शन को ये मिड ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है। किसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, केवल इन दोनों के फंक्शन को। ईयर का क्या काम होता है, सुनना। ईयर का क्या काम होता है, इसको लिसनिंग। आई का क्या काम होता है, सीइंग, देखना। कहने का मतलब ईयर और आई का जो फंक्शन होता है ये इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। बाकी ये जो तीनों बचे, टंग, स्किन और नोज। टंग का क्या काम होता है, टेस्ट देना। स्किन का क्या काम होता है, ये सेंसरी आर्गन जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया है, इन सब का एहसास करवाता है। नोज क्या करता है, स्मेल देता है। तो ये इन तीनों को, ये मीन्स ईयर और आई का फंक्शन, ईयर और आई के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन ये टंग, स्किन और नोज के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, जिसमें हमने बताया था 4 ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पहला थैलेमस, हाइपोथैलेमस और क्या बताए थे, सेरेब्रम। तो इसमें जो पहला था थैलेमस, ये थैलेमस जो है इन तीनों को कंट्रोल करता है। इसीलिए हमने यहाँ रिवर्स होके पढ़ाए थे, ये तीनों को जो है ये थैलेमस कंट्रोल करता है। टंग हो गया, मतलब ये इसमें जो भी टेस्ट की बात आती है, चाहे वो बिटर हो, चाहे स्वीट हो, चाहे जिस टाइप का टेस्ट हो, उसको कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस। स्किन से कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है या किस टाइप की है, पेन है किस टाइप का है, मतलब ये स्किन के जो भी फंक्शन होता है उसको थैलेमस कंट्रोल करता है। दूसरा नोज, स्मेल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस टाइप का स्मेल है, इसको कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट है दूसरा बच्चों, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बच्चों, ये हाइपोथैलेमस ये तो ब्रेन का पार्ट है ही है, लेकिन ये साथ साथ ये ग्लैंड भी है। ये एज ए ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है और एज ए ब्रेन की तरह भी ये वर्क करती है। अब ग्लैंड की तरह कैसे वर्क करती है आपको पता होना चाहिए। ये 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। 9 एंडोक्राइन ग्लैंड में उसी में एक ग्लैंड आपकी आती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ऑफ मास्टर, या इसी को सुपर मास्टर भी बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है या इसी को सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी है। तो आगे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड में बताएंगे। तो पिट्यूटरी जो होती है
अगर देखा जाए, चूँकि हमने बताया कि 9 इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, 9 में से एक तो हाइपोथैलेमस हो गई और दूसरा जो है पिट्यूटरी हो गई, तो 2 ठो तो ऐसे निकल गया, बाकी बचे कितने? 7। तो इन 7 पर पिट्यूटरी का कमांड होता है, मतलब इन 7 ग्लैंड को पिट्यूटरी कमांडिंग करती है, लेकिन पिट्यूटरी को कमांडिंग कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए इसको सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, मतलब बाकी सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ग्लैंड होती क्या है, इसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ाएंगे। जो जूस, एंजाइम और हार्मोन सेक्रेट करती है उसी को ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सुपर मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करती है। अब आता है ये तो ग्लैंड की तरह काम करती है, मतलब एज ए ग्लैंड की तरह वर्क हो गया। इसका ब्रेन की तरह क्या काम होता है, इसका ब्रेन की तरह कैसे काम करता है, इसको देखिए। इसमें ये एंगर को भी कंट्रोल करती है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन भी लिख लीजिए। इसके एज ए ब्रेन, एज ए ब्रेन कैसे वर्क करती है? पहला है थर्स्टी, दूसरा है हंग्री। आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, आप फीलिंग क्या करते हो? फीलिंग को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आपके अंदर अच्छी फीलिंग है, आपके अंदर बुरी फीलिंग है, इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आपका मूड कैसा है, आपके मूड को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आज आपका मूड है कहीं जाने का या कहीं घूमने का या कहीं पिक्चर वगैरह देखने का, तो इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है स्माइल। स्माइल को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो आपका हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन की तरह वर्क हो गया। नेक्स्ट है सेरेब्रम, लास्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम में बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है ये सेरेब्रम। बच्चों सेरेब्रम को इंटेलिजेंट माइंड कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट माइंड। ये बुद्धिमत्ता का दिमाग कहा जाता है। अगर किसी का फोर ब्रेन, अगर कोई आदमी ज़्यादा बुद्धिमान है तो मीन्स उसका सेरेब्रम काफ़ी डेवलप है, सेरेब्रम अच्छा वर्क कर रहा है। तो इसमें 5 लोब बताए गए हैं। वो 5 लोब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस ये जानते रहिए ये आपका इंटेलिजेंट माइंड होता है। आज बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको बताया जाएगा। अब इंडोक्राइन, चूँकि हमने बताया कि हाइपोथैलेमस है जो इंडोक्राइन ग्लैंड का भी वर्क करती है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे और सभी इंडोक्राइन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।